जी सर, ठीक है। सर स्टार्ट करूं? चलिए ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। Thank you so much, Dr. Akram, for organizing this webinar on daily basis. Thank you so much, dear participant, for joining us. My name is Fatma Shabir. I am a nutritionist from University of Agriculture, Faisalabad. तो बेसिकली जो मेरा चलें ठीक है, चलें ठीक है। Yes, sir. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all listeners. I hope you are all well, inshallah. Firstly, I am really thankful to our respected organizer of this webinar, Dr. Muhammad Akram, Chairperson, Department of Eastern Medicine and Surgery, Government College, University, Faisalabad, for organizing these informative, precious, and beneficial webinars on daily basis. And thank you so much all participants for joining us. And my special thanks to our respected guest speaker, Dr. Fatma Shabir, Nutritionist, Agriculture, University, Faisalabad, for joining us. कुरान में हो गोता जन ए मर्द मुसलमान हेलो। बिन्नास मालिकिन्नास इलाहिन्नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु मेरा रहनुमा कोई और है। वो रऊफ है, वो रहीम है, वो हबीबी रब्बी करीम है। उन्हें फिक्र है मेरी आपकी, उन्हें चाहता कोई और है। सुभान अल्लाह। Now I would like to invite our respected guest speaker, Dr. Fatma Shabir, Nutritionist, Agriculture, University, Faisalabad. Thank you so much, Dr. Fatma, for joining us, for your precious time you have given us. Please start and share your precious knowledge about important topic, and please firstly introduce your topic. Please, Dr. Fatima. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Fatma Shabir. I am nutritionist from University of Agriculture, Faisalabad. तो Dr. बेसिकली जो Fatima मेरा Shabir, आज का please जो start कीजिए। जी मेरी आवाज आ रही है? हेलो। डॉक्टर फातिमा, क्या मुझे सुन सकती हैं? जी ओके। तो बेसिकली जो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है हाइपोथायराइडिज्म। और हाइपोथायराइडिज्म की कॉजेज क्या हैं, इसके सिम्टम्स क्या हैं और इसकी हम डाइटरी कैसे मैनेजमेंट कर सकते हैं। बेसिकली अगर हम बात करें तो हमारी बॉडी के अंदर जो है वो डिफरेंट ग्लैंड्स होते हैं जो कि डिफरेंट हार्मोन्स वगैरह की प्रोडक्शन करते हैं। अगर हम बात करें तो थायराइड ग्लैंड जो है ये ऑर्गन है जो कि लोकेटेड होता है, प्रेजेंट होता है हमारी बिल्कुल नेक के फ्रंट पे। विंड पाइप ने इसको रैप किया होता है। इस ग्लैंड का काम क्या होता है, बेसिकली किसने क्या करना होता है कि पावरफुल जो हार्मोन्स होते हैं हमारी बॉडी के उनको प्रोड्यूस करना होता है थायराइड ग्लैंड ने T3 और T4 को। ये जो T3 और T4 हार्मोन्स होते हैं इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी बॉडी के अंदर। इन्होंने क्या करना होता है कि हमारे जो बॉडी का जो एनर्जी लेवल होता है उसको मेंटेन करना होता है। अगर इनकी नॉर्मल जो है प्रोडक्शन नहीं होगी तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म होगा उस पर बड़ा इफेक्ट होगा। अगर T3 T4 हार्मोन्स अगर कम प्रोड्यूस होंगे या ज्यादा प्रोड्यूस होंगे तो इसकी वजह से बॉडी के मेटाबॉलिज्म पे इफेक्ट होगा। तो इससे बेसल मेटाबॉलिक रेट जो होता है उस पर इफेक्ट होगा। इसके अलावा जो सेक्सुअल एक्टिविटी वगैरह होती है उस पर इफेक्ट होगा। इवन के जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उस पर भी इफेक्ट होगा इस हार्मोन की, अगर T3 और T4 हार्मोन की प्रोडक्शन जो है वो नॉर्मली नहीं होगी।
तो बेसिकली अगर हम बात करें तो हाइपोथायराइडिज्म में क्या होता है ये है कि जब T3 और T4 की इन हार्मोन्स की जो प्रोडक्शन होती है वो नॉर्मल क्वांटिटी में नहीं होती, मींस कि ये कम प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करें तो थायराइड हार्मोन जो होते हैं T3 T4, बेसिकली होता क्या है कि हमारे ब्रेन से जो है वो सिग्नल रिसीव करते हैं और इससे क्या होता है कि हमारी बॉडी के जितने भी सेल्स होते हैं उनको कोऑर्डिनेट करते हैं और अपना फंक्शंस जो है वो उसको परफॉर्म करते हैं। अब वो वाले पर्सन जिनकी बॉडी के अंदर जो होता क्या है कि T3 और T4 जो है वो कम प्रोड्यूस होते हैं, कम इनकी प्रोडक्शन होती है। तो ये उनके जो अगर हम सिम्टम्स के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो पहला क्या होता है कि उनका जो मेटाबॉलिज्म जो होता है वो स्लो हो जाता है। ठीक है, जब मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, किलो कैलोरी बर्निंग प्रोसेस स्लो होगा, तो इट्स मीन कि उनका क्या हो जाएगा, एक्सेसिव वेट गेन होगा। इन पर्सन के अंदर क्या होता है कि उनका वेट जो है वो बहुत जल्दी गेन होना स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा वो वाले पर्सन जो हाइपोथायराइडिज्म के होते हैं वो बहुत ज्यादा टायर्ड होते हैं, फटीक होते हैं, उनकी बॉडी की एबिलिटी पे बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। तो ऑब्वियसली मेटाबॉलिज्म स्लो होने की वजह से क्या होता है कि उनका जो स्लीप अवेक साइकिल भी, जो हार्मोन्स इम्बैलेंस होने की वजह से क्या होता है कि उनका स्लीप अवेक साइकिल भी डिस्टर्ब हो जाता है। इसके अलावा क्या होता है कि इन पर्सन को क्या होता है, जिनको हाइपोथायराइडिज्म होता है उनको जरूरत से ज्यादा जो है वो ठंड लगती है। ठीक है, क्योंकि जितने भी पर्सन जो कि ओबेसिटी का शिकार होते हैं उनकी बॉडी के अंदर फैट ज्यादा होता है, और जब फैट ज्यादा होता है तो उनको ठंड जो है वो ज्यादा लगती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इन पर्सन के इस हार्मोन की डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है कि उनका हेयर फॉल जो है वो ज्यादा होता है। क्योंकि बेसिकली इसमें होता क्या है कि ये हार्मोन जो है ये इन्वॉल्व होते हैं हमारे कुछ सेल की जो डिवीजन होती है, लाइक अगर हम बात करें हमारे स्किन के सेल के डिवीजन में इन्वॉल्व होते हैं, इस तरह जैसे कि हमारे हेयर के जो फॉलिकल्स वगैरह की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं। तो जब ये हार्मोन्स जो है ये कम प्रोड्यूस होंगे तो जो सेल का जो टर्नओवर होता है डिवीजन का वो स्लो हो जाता है। स्लो होने की वजह से क्या होता है कि स्किन का जो प्रोसेस है वो भी स्लो होगा, इसकी वजह से क्या हो जाएगी, स्किन इचिंग वगैरह का इन पर्सन को क्या होता है वो भी इशू होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इन पर्सन में होता क्या है कि जो बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है वो 35 से 40% क्या होता है, ड्रॉप हो जाता है। इसके अलावा इनके सिम्टम्स में क्या आता है कि प्रोटीन की सिंथेसिस भी कम होना स्टार्ट हो जाती है, ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन भी कम हो जाती है हाइपोथायराइडिज्म में। और अगर किसी के बॉडी के अंदर जो है वो एलडीएल अगर ज्यादा है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, उसकी वजह से क्या होता है कि ये T3 जो रिसेप्टर्स होते हैं हार्मोन्स के उनको सप्रेस कर देता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो हाइपोथायराइडिज्म के और भी काफी सारे सिम्टम्स आ जाते हैं। पर्सन जो होता है वो बहुत ज्यादा डिप्रेस होता है, इवन कि वो जो उनके जो हेयर होते हैं वो ड्राई होते हैं, आईब्रोज होते हैं उनके थिन होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह डिफरेंट जो है वो जो इनको कहता है कि इश्यूज को फेस करना पड़ता है। इसके अलावा इनको बोन्स का काफी सारा इशू हो जाता है, क्योंकि हार्मोन्स की इम्बैलेंस होने की वजह से क्या होता है कि बॉडी के डिफरेंट जो वाइटामिन और मिनरल्स की जो है वो प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं होती। अगर हम स्पेशली बात करें तो कैल्शियम और आयरन की एब्जॉर्प्शन जो है वो इन पर्सन के अंदर कम हो जाती है। इवन के इनको जो है वो काफी सारा जो है वो कॉन्स्टिपेशन वगैरह का इशू भी रहता है। तो इसको जो डायग्नोस करने के लिए जो है वो स्पेसिफिक जो है वो टेस्ट करवाए जाते हैं। लाइक अगर हम बात करें T3 T4 TSH जो है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन वगैरह का जो है वो टेस्ट करवाए जाते हैं। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या होता है कि हार्मोन ऑब्वियसली जब बॉडी का कोई एक भी हार्मोन इम्बैलेंस होगा तो बॉडी के दूसरे हार्मोन्स वगैरह भी इम्बैलेंस होंगे। अगर एक जो है वो कम प्रोडक्शन में होगा तो बाकी जो है वो ज्यादा प्रोडक्शन में ज्यादा प्रोड्यूस होंगे। तो इस तरह इन पर्सन के अंदर क्या होता है कि इनका जो वो रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स होते हैं वो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इन पर्सन इन जिनको ये हाइपोथायराइडिज्म का इशू होता है उनके अंदर मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी भी होती है। तो अगर हमने बात करें, ये कुछ हमने बात की थी कि इसकी कॉजेस क्या है, सिम्टम्स क्या है। तो अगर हम बात करें डाइट के थ्रू जो है हम इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। ऑब्वियसली इनके अंदर T3 T4 हार्मोन्स कम होता है, तो हमने इनको हाइपोथायराइडिज्म है तो हम इनको हाई जो ज्यादा आयोडीन जो है वो डाइट देंगे। तो हमने इनको जो आयोडीन रिकमेंड करना है वो हमने टेबल सॉल्ट नहीं रिकमेंड करना, हमने आयोडाइज जो सॉल्ट होता है उसको रिकमेंड करेंगे। और जैसे कि हमें पता है कि आयोडीन के रिच सोर्सेज जो है हम इनको रिकमेंड करेंगे कि वो अपनी डाइट के अंदर जो है वो ऐड करें। तो आयोडीन के जो रिच सोर्सेज हैं उसमें आ जाता है जितने भी ये सी फूड्स होते हैं, फिश वगैरह जो होता है, सालमन वगैरह जो भी, उसके अंदर आयोडीन जो है ज्यादा होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो नट्स वगैरह जो होते हैं
उनके अंदर भी आयोडीन जो है वो प्रेजेंट होता है। बेसिकली अगर हम इनकी बात करेंगे तो इनको अपने लाइफस्टाइल को जो है वो थोड़ा सा इनको चेंज करना पड़ेगा। लाइफस्टाइल में चेंजिंग ये करना होगी डाइट के अकॉर्डिंग, कि इनको अपनी डाइट में शुगर जो होती है उसको कम करना होगा, शुगर को कट डाउन करना होगा। क्योंकि शुगर जब हम अब ज्यादा लेते हैं अपनी डाइट के अंदर, तो उसकी वजह से बॉडी के अंदर जो है वो इन्फ्लेमेशन, शुगर जो है वो कॉज करती है। जब इन्फ्लेमेशन होगी तो इन बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन होगी तो इससे इससे क्या लगेगा, जो रेट ऑफ कन्वर्जन होता है, प्रोसेस जो T3 ने T4 के अंदर कन्वर्ट होना होता है, वो प्रोसेस स्लो हो जाता है। तो हम इन पर्सन को क्या कहेंगे कि अपनी डाइट के अंदर जो है वो शुगर को कम लें। जब शुगर कम लेंगे तो ऑब्वियसली इसकी वजह से क्या जाएगा, वो जो T3 और T4 का जो प्रोसेस है वो थोड़ा बेटर हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली ये जो पर्सन होते हैं जिनको हाइपोथायराइडिज्म होता है वो बहुत ज्यादा ओवरवेट होते हैं, ओबेसिटी का शिकार होते हैं, ठीक है। तो हमने इनको कहना है कि वो अपने नॉर्मल आइडियल बॉडी वेट पे आए, लेकिन हमने इनको ये कहना है कि वो क्रैश डाइटिंग से अवॉइड करें। मीन्स क्रैश डाइटिंग नहीं होनी चाहिए। आइडियल वे से वो क्या करें, अपने वेट को लॉस करें, ठीक है। आइडियल वे से क्या करें, अपनी बॉडी के वेट को कम करें, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा लो कैलोरीज से उनको अपने वेट को कम नहीं करना। ऑब्वियसली आजकल इसके अलावा जो है अगर हम बात करें तो वेट, ऑब्वियसली ये लोग जो है बहुत ज्यादा ओवर वेट होते हैं, तो हमने इनको कहना है कि वेट लॉस अगर उन्होंने करना है तो सप्लीमेंट्स के थ्रू ना करें, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली ये जो हमारा थायराइड हार्मोन, थायराइड ग्लैंड होता है, ये ऑलरेडी एग्जॉस्टिंग फेज में होता है। तो अगर हम इसको सप्लीमेंट वगैरह से वेट लॉस करेंगे तो बॉडी पे और ज्यादा स्ट्रेस होगा, ठीक है। तो हमने कहना है कि अगर उन्हें वेट लॉस करना है तो वो आइडियल हेल्थी वे से वेट को लॉस करें, अपने पोर्शन को कम मतलब कि नॉर्मल करके आइडियल वे से, और मील को जो है वो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करके लें तो वो ज्यादा बेटर होगा। इसके साथ जो है वो फिजिकल एक्टिविटी लेवल को इंक्लूड करें। क्रैश डाइटिंग से क्या किया जाएगा, अवॉइड किया जाएगा। इसके अलावा बेसिकली हमने इसमें वो वाले फूड अवॉइड करने होते हैं जिनके अंदर जो है वो गाइट्रोजन जो है वो प्रेजेंट होता है। गाइट्रोजन वो वाले फूड जिनके अंदर गाइट्रोजन प्रेजेंट होता है हमने उसे अवॉइड करना है, क्योंकि गाइट्रोजन का काम क्या होता है कि उसने थायराइड को इनलार्ज करना होता है। तो इन पर्सन को जिनको हाइपोथायराइडिज्म होता है उनको हम सोया प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो अवॉइड करेंगे। सोया बीन्स वगैरह है उनके अंदर जो है वो एस्ट्रोजन होता है, गाइट्रोजन होता है, तो हम इनको इस चीज से अवॉइड करेंगे, सोया से, ठीक है। इसके अलावा जितनी भी क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स होती हैं, लाइक अगर हम बात करें ब्रोकीला है, कैबिज है, कॉलीफ्लावर है, ये जो है इनके अंदर जो है वो एक कंपाउंड होता है ग्लूकोसाइनोलेट होता है, जो कि क्या करेगा आगे से जो है वो गाइट्रोजन वगैरह की सब्सटेंसेस को ज्यादा करता है, पोजीशन कंपोजिशन को, तो वो आगे से थायराइड को इनलार्ज करेगा। तो हम जो है वो क्या करेंगे, कॉलीफ्लावर वगैरह, ये जो भी टर्निप है, रेडिश वगैरह है, इससे हम क्या करेंगे, अवॉइड करवाएंगे। मेरी आवाज आ रही है ठीक? Yes, please. हेलो जी, ठीक है। इसके अलावा अगर हम डाइट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो डाइट में जो है हम इनको जो है वो वाले फूड जो है वो अवॉइड करवाएंगे। ऐसे फूड लाइक अगर हम बात करें जैसे जिनके अंदर जितने भी क्यूरसेटिन फूड हैं, क्यूरसेटिन जो है वो बेसिकली करता क्या है कि वो जो थायराइड और ऑक्सीडेज जो एंजाइम होता है उसकी एक्टिविटी को स्लो कर देता है। वो वाले फूड जिनके अंदर क्यूरसेटिन जो है वो प्रेजेंट होता है, और क्यूरसेटिन का काम क्या होता है कि वो जो थायराइड पर ऑक्सीडेज एंजाइम की एक्टिविटी को स्लो कर देता है। तो अगर हम बात करें तो जो ऑनियन होता है उसको अंदर क्यूरसेटिन प्रेजेंट होता है, तो ऑनियन जो है उसको हम इन पर्सन में अवॉइड करवाएंगे जिनको हाइपोथायराइडिज्म है। इसके अलावा ऑनियन के अंदर एक और एंजाइम, एक और कंपाउंड इंक्लूड होता है, इसका नाम है प्रोपाइल डाइसल्फाइड डाई आयोडाइड जो है। ये क्या करता है कि ये क्या करता है कि ये जो जो प्रोपाइल डाइसल्फाइड होता है, इसका काम क्या होता है कि इसकी जो डाई आयोडाइड एंजाइम होता है उसकी एक्टिविटी को स्लो कर देता है। तो हम क्या करेंगे, ये ऑनियन को जो है वो अवॉइड करवाएंगे जिन पर्सन को हाइपोथायराइडिज्म है। इसके अलावा वो वाले फूड जिनके अंदर आइसोफ्लेवोन्स होता है, आइसोफ्लेवोन का बेसिकली काम क्या होता है कि वो भी थायराइड पर ऑक्सीडेज एक्टिविटी को स्लो कर देता है। तो ये आइसोफ्लेवोन्स जो होते हैं ये सोयाबीन, सोया वगैरह के अंदर जो है वो प्रेजेंट होता है। बेसिकली इसमें जो हम डाइट जो है वो हम जो रिकमेंड करते हैं वो उसमें आ जाता है। हम आयोडीन जो है हम उसको यूज करवाएंगे। आयोडीन जो है वो सी फूड के अंदर होता है, एग के अंदर होता है, फिश के अंदर होता है, डेयरी के अंदर होता है। ये जो है ये अपने डाइट के अंदर जो है वो ले सकते हैं।
इसके अलावा जो है हम इनको प्रोबायोटिक्स जो है वो रिकमेंड करेंगे। प्रोबायोटिक्स जो है वो का बेस्ट सोर्स जो है वो हम बात करते हैं योगर्ट है, दही जो है वो बेस्ट सोर्स है प्रोबायोटिक्स का, जो कि गट की एबिलिटी को भी बेटर करेगा, इनके गट के बैक्टीरिया को बेटर करेगा, गट बेटर होगा, इनकी इम्यूनिटी बेटर होगी, हार्मोन्स वैसे ही बैलेंस हो जाएंगे। तो प्रोबायोटिक्स को हम इनकी डाइट के अंदर जो है वो ऐड करवाएंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कैफीन वगैरह जो है वो इससे अवॉइड करेंगे, ठीक है। अल्कोहल वगैरह से अवॉइड करेंगे, जितनी भी ये सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह हैं, फ्राइड फैटी फूड्स वगैरह हैं, प्रोसेस्ड फूड से अवॉइड किया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो टर्निप होता है और ये जो होता है मूली वगैरह, रेडिश वगैरह से हम क्या करेंगे, इनको अवॉइड करेंगे। बाकी अगर हम बात करें तो ये अपनी डाइट के अंदर जो है वो चिया सीड जो है वो इसको ले सकते हैं, ठीक है। अगर हम जो है वो फ्रूट्स के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो बनाना को ये अपनी डाइट के अंदर ऐड कर सकते हैं, पाइनएप्पल को ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है अनार को ले सकते हैं, इसके अलावा जो है एप्पल को ऐड कर सकते हैं, इसके अलावा जो है ये कैरेट को ऐड कर सकते हैं, टोमेटो को ऐड कर सकते हैं, इसके अलावा पीज ओट्स वगैरह ये हर चीज जो है ये अपने डाइट के अंदर जो है वो ऐड कर सकते हैं। टर्मेरिक टी जो है वो बेस्ट है, वो इन्फ्लेमेशन को कम करेगी। अगर हम बात करें तो कोकोनट वाटर जो है वो अपनी डाइट के अंदर जो है ये ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें जितने भी ये सीड्स होते हैं, फ्लैक्स सीड्स वगैरह, ये भी बेस्ट सोर्स है, ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड का सोर्स होते हैं। पंपकिन सीड वगैरह इन्फ्लेमेशन को भी कम करेंगे और वैसे भी हार्मोन को बैलेंस करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जितने भी ये नट्स सीड्स वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, बेटर है। अगर हम बात करें हर्ब्स के अकॉर्डिंग कौन सी हर्ब्स जो है वो इनके लिए बेस्ट होती है, तो सिनेमम जो है वो ले सकते हैं, ट्यूमेरिक अपनी डाइट के अंदर ऐड कर सकते हैं, मिल्क के अंदर ऐड करके। इसके अलावा ब्लैक ब्लैक पीपर है वो अपनी डाइट के अंदर जो है वो ऐड कर सकते हैं। अगर हमने जो है वो इन पर्सन को सप्लीमेंट रिकमेंड करने हैं इनकी इम्यूनिटी वगैरह के हार्मोन को बैलेंस करने के लिए, तो इनको हम सप्लीमेंट जो है वो बेसिकली हम रिकमेंड करेंगे, जिंक के सप्लीमेंट रिकमेंड कर सकते हैं, या फिर हम इनको सेलेनियम के सप्लीमेंट जो है वो हम इनको रिकमेंड कर सकते हैं। अगर हम बात करें तो हम जो है वो सप्लीमेंट अगर कोई नहीं लेना चाह रहा तो हम इनको जिंक और सेलेनियम वाले जो है वो हम इनको डाइट वगैरह भी हम जो है वो रिकमेंड कर सकते हैं। बेसिकली अगर हम बात करें तो कोकोनट वाटर जो है वो इनके लिए बेस्ट है। इसमें बेसिकली होता क्या है कि इसमें अल्फा लिनोलिक एसिड होता है, जो कि हमारे T3 और T4 जो होता है उसको जो रिसेप्टर्स वगैरह होते हैं उसको रेगुलेट करता है। इसके अलावा जो है ये अगर इन्होंने मटन वगैरह लेना है तो बेस्ट जो है ये जो चिकन वगैरह है उसको स्टीम में लिया जाए तो ज्यादा अच्छा है। इसके अलावा जो है एवोकाडो वगैरह को भी अपनी डाइट के अंदर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। एवोकाडो के अंदर जो है वो भी इसके ये एसेंशियल जो है इसके अंदर फैट जो है वो प्रेजेंट होता है। नॉर्मल तौर पर देखा जाए तो जो इसकी जो सेफ लिमिट होती है आयोडीन की, वो नॉर्मल तौर पे 1.1 मिलीग्राम पर डे होती है। तो प्रेग्नेंट लैक्टेटिंग वोमेन में थोड़ी सी इसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा हो जाती है, ऑब्वियसली उसमें रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। तो वो इसमें जो है 220 से 290 जो माइक्रोग्राम जो है वो होती है। तो वैसे अडल्ट के लिए जो आयोडीन की रिकमेंडेशन है 150 माइक्रोग्राम जो है पर डे जो है वो रिकमेंड होती है। इसके अलावा अगर किसी ने आयोडीन का सोर्सेज वगैरह को अगर देखने हैं तो वो उसको जो है वो फूड लेबलिंग के थ्रू अगर कोई चीज परचेज कर रहा है तो फूड लेबलिंग के थ्रू जो है वो उसको के थ्रू भी उसके मिलीग्राम माइक्रोग्राम के स्टेटस को पूरा कर सकते हैं। अगर हम जिंक के अकॉर्डिंग हम बात करें तो जिंक जो है वो सबसे ज्यादा जो है प्रेजेंट होता है। अगर हम बात करें तो ये नट्स वगैरह के अंदर प्रेजेंट होता है, स्पेशली जो वॉलनट है उसके अंदर सबसे ज्यादा जो है जिंक प्रेजेंट होता है। इसके अलावा अगर हम दालों के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो मूंग बीन और माश बीन के अंदर जो है ये 2.9 मिलीग्राम के अकॉर्डिंग जो है वो प्रेजेंट होता है। इसके अलावा इन पर्सन को जो है वो आयरन के स्टेटस को भी ज्यादा लेने की जरूरत होती है। आयरन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो आयरन के रिच सोर्स जो है वो जो है होते हैं। अगर हम जो कि इनके ब्लड को जो है आरबीसीज की फॉर्मेशन को बेटर करेगा, तो आयरन के बेस्ट सोर्स जो है उसमें आ जाएगा गाजर आ जाएगा, चुकंदर आ जाएगा, पोमेग्रेट आ जाएगा, ठीक है। ये इसके जो है बेस्ट सोर्स है। इसके अलावा वो आ जाता है किशमिश आ जाएगा, मनक्का आ जाएगा, तो ये इसके बेस्ट सोर्स हो जाएंगे। इसके अलावा जो है हम इन पर्सन को जो है वो विटामिन ए जो है वो अभी अपनी डाइट के अंदर जो है वो ज्यादा इसका स्टेटस को इम्प्रूव करने की जरूरत है। तो विटामिन ए के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो विटामिन ए जो है वो सबसे ज्यादा होता है गाजर के अंदर होता है। इसके अलावा जो है वो पियर के अंदर होता है, टोमेटो के अंदर होता है, जितने भी ये रेड वेजिटेबल्स होती हैं उनके अंदर जो है वो प्रेजेंट होता है।
इसके अलावा जो है वो इन जिनको हाइपोथायराइडिज्म है उनको अपनी इम्यूनिटी को भी इन्हांस करने की जरूरत है। तो हमें पता है कि विटामिन सी जो है और इसके अलावा सेलेनियम जो है ये एज ए एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करेंगे, हमारी बॉडी से रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज वगैरह को रिमूव करेंगे। तो विटामिन सी को भी इनको अपने डाइट के अंदर जो है वो ऐड करना चाहिए, जो कि विटामिन सी का काम करता है कि उसने कोलेजन फार्मेशन वगैरह भी करनी होती है स्किन की। तो जैसे कि हाइपोथायराइडिज्म में हमने बात की थी कि जब इसका बहुत ज्यादा लो लेवल होने की वजह से स्किन रैशेज वगैरह इचिंग वगैरह भी होना स्टार्ट हो जाती है, तो विटामिन सी का काम करता है कि उसने कोलेजन फार्मेशन करनी होती है स्किन की, तो बेटर करना होता है। तो विटामिन सी की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो विटामिन सी होता है वो होता है गावा के अंदर, होता है अमरूद के अंदर। उसके अलावा जितने भी सिट्रस फ्रूट होते हैं, स्ट्रॉबेरी है, ऑरेंज है, ये ग्रेप फ्रूट वगैरह है, ये जितने भी टमाटो वगैरह, ये हर चीज, ये आम के अंदर भी विटामिन सी जो है वो सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है। बेसिकली बेस्ट तो ये है कि सबसे ज्यादा जो है वो आयोडीन के सोर्सेज पे फोकस किया जाए। आयोडीन के जो मेन सोर्सेज हैं वो तीन ही है, डेयरी के अंदर सबसे ज्यादा होता है, सी फूड के अंदर होता है और एग के अंदर होता है। इसके अलावा जो है आयोडाइड जो सॉल्ट होता है उसको अपनी डाइट के अंदर जो है वो प्रॉपर अमाउंट में ऐड किया जाए। ओके सर, थैंक यू, आज का लेक्चर इतना ही था। Thank you so much, Dr. Fatma Shabir, nutritionist, Agricultural University, Faisalabad, for joining us, for your precious time you have given us. Mashallah, great job. Your overall lecture, in fact, your each and every word was very informative, precious, and beneficial for our listeners. And you have explained very well about this important topic. Thank you so much.